डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम खटक आपके साथ मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक। नया चैप्टर है। कुछ किताबों में चैप्टर नंबर 11 है, कुछ किताबों में चैप्टर 7 है और कुछ किताबों में चैप्टर 4 है। बहरहाल जो भी चैप्टर है, आज मैं आपको बायो एनर्जेटिक की लफ्ज़ की डिफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो मैंने आपके लिए ये मटेरियल रेडी ताकि जल्द से जल्द वीडियो खत्म हो जाए। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक का मतलब है स्टडी ऑफ एनर्जी। याद रखिए कि बायो एनर्जेटिक एक लॉ को ओबे करते हैं, जिस लॉ को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ये इस लॉ को ओबे करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन आल्सो चेंज बट इट कैन आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। नई एनर्जी को बनाया जाता है, नई एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बायो एनर्जेटिक बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर क्या करता है, इसको फॉलो करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट क्या है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस लॉ को बायो एनर्जेटिक कंप्लीटली फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बायो एनर्जेटिक की लफ्जी मानी तो मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, तो रेडी हो जाए। बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक बात, एंड स्टोरेज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। यानी बायो एनर्जेटिक एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं, और इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये स्टोर होती है तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कि ये बायो एनर्जेटिक है। आपको पता है कि रोई जमीन पर जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, वो सन है। और आपको ये भी पता है कि सन में जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। तो जी, सन अपने रेस को ताकत की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, खारिज कर देते हैं। ये प्रोटॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैटेगरी है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। सिंपल अंदाज में हम इसको प्लांट कहते हैं। और इस प्रोड्यूसर में एक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट जिस सेल में मौजूद है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। यानी प्रोटॉन प्रोड्यूसर को क्या करते हैं, उसको वो खींच देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन प्लांट में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, सब्जी ना, ग्रीन पिगमेंट है। और ये किस सेल में है? क्लोरोप्लास्ट के सेल में है। इसको जज़ब करके इस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर ऑब्जर्व करके इसको क्या बनाते हैं? इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये केमिकल एनर्जी प्लांट में कार्बोहाइड्रेट की सूरत में मौजूद होती है। इस पूरी प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? प्लांट का इस तरह ऑब्जर्व करना, क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट। तो इसको हम पूरे प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया? फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब ये कार्बोहाइड्रेट तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, रोई जमीन पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे ये इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ख्वाह वो प्लांट है, ख्वाह वो एनिमल है, ख्वाह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म
इस कार्बोहाइड्रेट को एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस के नतीजे में ये कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और इससे एक एनर्जी हमें हासिल होती है एटीपी की शक्ल में। इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इस पर इंशाल्लाह मैं अलग आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाता है। फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। पहला प्रोसेस क्या था, फोटोसिंथेसिस। दूसरा प्रोसेस क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के नतीजे में ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म से खारिज कर देती है। ये एटीपी, इस एनर्जी को हम अपने बॉडी के मुख्तलिफ जो एक्टिविटी है, जो काम है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एटीपी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ये पूरा रिएक्शन यहां सन से लेकर यहां तक जितना केमिकल रिएक्शन, यानी ये प्रोड्यूसर में जब प्रोटॉन जज़ब हो जाते हैं, यहां से लेकर यहां तक जितना रिएक्शन हो गया, ख्वाह वो फोटोसिंथेसिस की शक्ल में हो या रिस्पायरेशन की शक्ल में हो, इस पूरी केमिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म दो किस्म के हैं। ये क्या है, ये दो किस्म के हैं। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को कहता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना का क्या मतलब है, एसेंबल यानी इकट्ठा होना। आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठा होकर ग्लूकोज बनाते हैं, यानी सिंपल मॉलिक्यूल, एनर्जी पुअर कंपाउंड, ऑक्सीडाइज एनर्जी पुअर कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जबकि मेटाबॉलिज्म की दूसरी किस्म है केटाबॉलिज्म। केटा का मतलब है कट। आप देख रहे हो कि ग्लूकोज अब ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये वो एनर्जी है जिसकी जिक्र मैं आपको कर रहा था। तो इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल बन जाते हैं, इसको कहते हैं केटाबॉलिज्म। याद रखिए, ये ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस है। यहां पर ये क्या है, ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस है और ये ऑक्सीडाइज बन गए हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल इसमें इस पूरे सिलसिले में आपको एनर्जी फ्लो नजर आ रही है। पहले एनर्जी जब सनलाइट से सोलर एनर्जी की शक्ल में थी, जब प्रोड्यूसर को पहुंच गई, फिर केमिकल एनर्जी की शक्ल में बन गई और फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहुंच गई, रिस्पायरेशन के नतीजे में वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में ट्रांसफर हो गई। तो इस पूरे एनर्जी के रिलेशन फ्लो को आप देख रहे हो कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होती है और हर जगह अपना अपना काम करती है। और जो एनर्जी बच जाती है उसको इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और स्टोरिंग प्रोसेस को जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक। अब इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद फिर मैं फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फीडबैक देना लाजमी दीजिए। अगर इसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर करें। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।